नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मंदिरों वाली क्लास चल रही है। देखो, मैंने आपसे पहले कहा था कि अपने कल्चर के जो टॉपिक है ना, वो अपन व्यवस्थित पढ़ेंगे और इनको लंबे टॉपिक है, मतलब बड़े टॉपिक है ये। तो अब मान लीजिए ये रहता है आपके रीट का भी सिलेबस। देखो, रीट के अंदर तो है ही, लेकिन तृतीय श्रेणी का जो एक और एग्जाम होगा उसमें 2011 वाला पैटर्न यदि फॉलो किया जाता है, अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जब कहा था उसके आधार पर ही सभी बता रहे हैं। अभी ये तय नहीं है कि यही होगा, लेकिन यदि वही पैटर्न रखते हैं तो आप लोगों के लिए जो एक नंबर से जो क्लास दे रखी है ना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी और आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, क्योंकि उसमें आप इतनी बढ़िया पोजीशन में होंगे कि आप याद करोगे मुझे कि हाँ, वास्तव में सर हमारे तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ये चीजें इसलिए अपन व्यवस्थित पढ़ रहे हैं। एक बार देखो, मैं एक बार पढ़ा रहा हूं, आपके हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए अपन सारी चीजें जो व्यवस्थित चल रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर टाइमिंग बढ़ा दो, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर टाइमिंग ज्यादा हो गई, कम कर दो। तो देखो, हमेशा जो है ना, अपनी एक्सपेक्टेशन जो होती है, अपनी संतुष्टि, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता भाई। जिसके पास मान लीजिए को ज्यादा पैसे है वो और ज्यादा करने की करता है, जिसके कम है वो भी ज्यादा करने की करता है। तो इंसान कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। जिसके पास ज्ञान कम है वो भी बढ़ाने की करता है, जिसके पास ज्यादा है वो और ज्यादा करने की करता है। तो ये तो सारी चीजें चलती रहती है। अब इन पे ज्यादा लोड इस पर नहीं लिया जा सकता। तो अपन क्लास को शुरू करते हैं। आज 2 दिन का आपके गैप आता है, इन गैप में आप रिवीजन कर लिया करें। और बाकी ताकि मेरे कोई गैप नहीं है, मेरे जो संडे होता है ना वो सबसे ज्यादा बिजी होता है। संडे को हर दिन में एक वीडियो बनाता हूँ क्लास का, और संडे को मेरे 2-3 वीडियो बन जाते हैं। यूं समझ लो कि सुबह से लेकर कब रात हो जाती है कोई पता नहीं चलता है, बस समय कहाँ चला जाता है वास्तव में। लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोगों की पढ़ाई कम से कम अच्छी हो रही है। ठीक है, एक व्यक्ति के संघर्ष से यदि बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवरती है तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता। चलिए, बातें होती रहेगी। अभी अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मंदिर पढ़ रहे हैं साथियों, वो है आपके तिलस्वा महादेव मंदिर। देखो, सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है ना, वो ये होती है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। सबसे पहला प्रश्न जो पूछने का तरीका होता है एग्जामिनर का, वो ये होता है कि ये मंदिर कहाँ है, ठीक है। दूसरा, फिर इसके अंदर के फैक्ट किससे संबंधित है, वगैरह वगैरह। सबसे पहला फैक्ट ये है कि ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। हालांकि भीलवाड़ा के अपने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और अब तो भीलवाड़ा क्या, मतलब मैं जो भी मंदिर पढ़ाता हूँ वहां के स्टूडेंट हैं और उनके कमेंट आ जाते हैं कि ये है। देखो, सारे मंदिर तो मेरे वैसे देखे हुए नहीं है, लेकिन जो फैक्ट किताबों में मिलते हैं उसके आधार पे अपन चलते हैं। लेकिन काफी सारे देखे हुए हैं, जो देखे हुए हैं उनमें से मैं बता देता हूँ कि हाँ, ये चीज ऐसी है। तो जैसे एक वो अंजनी माता वाला मंदिर वाला बताया था चूरू के अंदर, तो वो भी फैक्ट सही था। विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि हाँ सर सही है, यहाँ से थोड़ी सी दूर अंजनी माता का मंदिर भी है। तो चलो, अच्छा है, कंफर्म भी हो जाता है वापस, क्योंकि अब अपने पास में, पहले मेरे पास में सिर्फ 2 आंखें थी, अब बहुत सारी आंखें हैं, तो वो सारी आंखें देखती है और कंफर्म हो जाती है चीज। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट क्या है कि ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। ये जो आप देख पा रहे हो यही है। इसके देखो कुंड बना हुआ है। इस कुंड की विशेषता मैं बताता हूं आपको कि कुष्ठ रोग पीड़ित, कुष्ठ रोग किसने कहा, ध्यान है ना, कोढ़ वैनी, कोढ़ वही है कुष्ठ रोग। चर्म रोग है एक तरह का, बहुत बेकार बीमारी है, ठीक है ना। अभी हालांकि अब इसके जो है पेशेंट कम मिलते हैं, पहले बहुत ज्यादा इसके पेशेंट मिलते थे। अब तो क्या दवाइयां वगैरह जैसे जैसे आई है तो अब पेशेंट कम मिलते हैं। तो कुष्ठ रोग से पीड़ित जो रोगी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ये जलकुंड है, जो ये जलकुंड है ना, इसके अंदर के पानी जो होता है इससे उपचार किया जाता है। इसके अंदर का पानी जो है चमत्कारी पानी बताते हैं, और इससे उपचार किया जाता है। कुष्ठ रोग के रोगी जो है, सांस फूल रही है लगातार बोलने से, ठीक है। कुष्ठ रोग के जो रोगी हैं उनका इलाज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हम सांस फूल रही कहो तो कई स्टूडेंट के गुरुजी ये करो वो करो वो करो, कि करा कौन गुरुजी। यूं भी सुबह 5 बजे से 7-7:30 बजे तक मेरा वैसे भी दिनचर्या रहती है, योगा वगैरह, योगा प्राणायाम सारा। लेकिन ये जो भाग दौड़ होती है और कंटिन्यू बोलने की वजह से, सांस तो क्या है ये कंटिन्यू बोलने की वजह से सारा हो जाता है। हालांकि हमारी तो आदत पड़ी हुई है बोलने की। तो ये सारी चीजें, चलिए तो यहाँ के इस जल से उपचार करवाते हैं, ठीक। तो ये मंदिर आप देख पा रहे हो, और इसके आसपास जो ये पानी जलकुंड है, इसी जलकुंड की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये कौन सा मंदिर है, तिलस्वा महादेव मंदिर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर।
ठीक है। अब देखो सवाई भोज मंदिर, सवाई भोज मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, ठीक। आसिंद भीलवाड़ा अपन ने देवनारायण जी के अंदर भी पढ़ा था इसे, याद हो तो, ठीक है। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, खारी नदी के किनारे ये मंदिर है और गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे गुर्जर जाति के बगड़ावत भाई बंधु थे, वो किसी युद्ध में खेत आ गए थे, यानी कि उन शहीद हो गए थे, तो उनमें से ही एक सवाई भोज भी थे और उनके ऊपर ये उनके स्मृति में ये मंदिर बनाया गया, ये सवाई भोज मंदिर है। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो इसलिए गुर्जर जाति के लोग यहाँ पे ज्यादा आते हैं और गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक। तो ये भीलवाड़ा का मंदिर था, ये भी। अब बात करते हैं अपन ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है और करनी माता को वैसे अपन ने बहुत व्यवस्थित तरीके से, विस्तृत तरीके से, व्यापक तरीके से पढ़ा है, ठीक है। सभी चीजें बताई आपको करनी माता के बारे में, रिद्धि बाई वगैरह सब 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 चीजें बताई है, गुलाब कवरी, लखन वगैरह सारी चीजें बताई। लेकिन मंदिर से रिलेटेड थोड़ी सी एक बार वापस नजर डाल देते हैं। मीनू पहला एक अरज करा कि डोकरी सबरो भलो करे। डोकरी नाम से इनको चारण जाति के लोग बहुत मानते हैं, चारण जाति की आराध्य देवी मानी जाती है, कुल देवी भी मानी जाती है। और बीकानेर के जो राठौड़ वंश है, बीका द्वारा बताते हैं कि यहाँ पे स्थापना इनके आशीर्वाद से ही की गई थी, तो बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है। और मेरे जितने भी चारण मित्र हैं उनसे इनकी जानकारी अच्छी प्राप्त होती है और बताते हैं कि, और जैसे उनसे बात होती है ना तो वो यही कहते हैं कि सर डोकरी भला करेगी, वास्तव में डोकरी भला करेगी। तो देखो साथियों, ये ध्यान रखना कि बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो, इस मंदिर के अंदर 3 फोटो, इस फोटो के अंदर ही 3 फोटो मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो देखोगे ये मुख्य द्वार है और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये मंदिर है अपने करनी माता का। यहाँ पे आप देख रहे हो ये अंदर का फोटो है करनी माता का, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये देखो चूहे हैं और दूध पी रहे हैं। तो ये चूहों वाली जो स्टोरी मैं आपको बता चुका था, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। और इन चूहों को मैंने करनी माता वाले मंदिर वाले करनी माता के टॉपिक में मैंने कहा था कि सफेद चूहे भी है जो किस्मत से दिखते हैं, भाग्यशाली समझा जाता है उसे। और मैंने ये कहा था कि सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। लेकिन अपने चारण समुदाय के जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो फ्रेंड सर्कल वाले, उनसे मिली जानकारी के अनुसार वो बताते हैं कि सर सिर्फ सफेद चूहों को नहीं, यहाँ जितने भी चूहे हैं सभी को काबा कहा जाता है। तो ठीक है ना, ये काबा कहलाते हैं, ये यहाँ पे चूहे नहीं कहे जाते, काबा कहलाते हैं, ठीक है। और ये मंदिर आप देख रहे हो, ठीक, श्री करनी माता मंदिर चारणों की आराध्य देवी माना जाता है और इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इनके पुजारी चारण ही होते हैं। और चूहों का मंदिर क्यों कहते हैं? इसे स्वर्ग में नहीं आने दूंगा, यमराज ने कहा था इनके वंशजों को। वो सारी स्टोरी मैं आपको सुना चुका हूं करनी माता वाले टॉपिक के अंदर, बहुत व्यवस्थित और डिटेल से उसको पढ़ा था। अभी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है जो मंदिर से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, ये मंदिर है ना, बड़ा रोचक मंदिर है। भंडासर मंदिर भी कहते हैं, भंडासाह मंदिर भी कहते हैं, कई जगह आपको भंडासा संडासाह मंदिर भी लिखा मिलेगा। सबसे पहले तो बता दूं, इस मंदिर का निर्माण करवाया था भंडासा जैन ने, ठीक है। कुछ पुस्तकें बताती है कि ये घी के व्यापारी थे, ठीक, और व्यापारी तो जैन होते ही है वैसे भी। अब देखो मारवाड़ में है ना कि नहीं, मैणी दे देना, मैणी यानी व्यंग्य में कही हुई बात होती है ना, वो चुप जाती है, घर कर जाती है, और उसके लिए वो पूरा प्रयत्न कर लेता है। आने भी कोई मैणी दे दी, मैणी दी, एक ने पूछ दियो कि मैं मंदिर निर्माण करूं जो कहीं मतलब कोई एडी चीज को नींव में घाला, अगर रांग कुर्सी में घाला तो मतलब अपर मंदिर मतलब बिल्कुल मजबूत बन जाए, कोई मतलब इन्हें नुकसान नहीं है। तो इन्हें मैंने दे दी गए, घी डाल दो मंदिर के नींव में, और ए मतलब व्यंग्य करियो नहीं, तो ए व्यंग्य ने दिल बात ले लियो। और इन्होंने 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 100 किलो नहीं, 40,000 किलो घी इसके नींव में डाला। इसलिए कहते हैं कि ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसका निर्माण पानी से नहीं बल्कि घी से हुआ है। तो इसकी नींव में घी डाला गया है। वहां के जो स्थानीय इस मंदिर के पुजारी है वो बताते हैं साथियों कि गर्मी जब ज्यादा पड़ती है ना, तो इस मंदिर के फर्श पर ऑटोमेटिक चिकनाई ऊपर आने लगती है। और इससे ये बताते हैं कि ये प्रमाणित होता है, ये सिद्ध होता है कि वास्तव में इस मंदिर के नींव में घी डाला गया है। तो ये चीजें बता दी है जो मैंने आपको बता दी
कि ये इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला प्रश्न बनेगा, इसे घी का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो बंडासन मंदिर कहाँ है, तो ये बीकानेर के अंदर है। इसे घी का मंदिर भी कहते हैं। इसकी नींव पानी की जगह घी से भरी हुई है। और कितना घी, 40,000 किलो घी। और ये जो फोटो आप देख रहे हो ये बंडासर मंदिर का ही है। और जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ की प्रतिमा है इसके अंदर। ठीक है, जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ जी का मंदिर है, ये सुमतिनाथ जी की प्रतिमा है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी ध्यान में रखनी है, ये घी से बना हुआ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ठीक। कपिल मुनि का मंदिर, कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है, कोलायत बीकानेर के अंदर है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे ये। दर्शन कितने हैं, सान्योवे पुमी उमी, ये ट्रिक है। और मैं बताई ओड़ी भी है ट्रिक की टाइम बताई की क्लास में बताई, बहुत ध्यान कौन है, पर मैं बताई ओड़ी है कि सान्योवे पुमी उमी इसकी ट्रिक है। ठीक है, पुमी उमी लास्ट में जो बताया ना, पुमी यानी पूर्व मीमांसा, उमी यानी उत्तर मीमांसा। ठीक है, सान्योवे यानी सांख्य न्याय योग वैशेषिक वैशेषिक। ठीक है ना। अब देखो 52 घाट, यहाँ पे क्या है, 52 घाट है, दीपदान किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा का मेला बढ़ता है। एक तरह से ये पुष्कर से बहुत सिमिलर है। क्यों, पुष्कर में भी 52 घाट है, पुष्कर में भी दीपदान होता है ना, तो कार्तिक पूर्णिमा का मेला बढ़ता है, इसीलिए तो ये उससे सिमिलर है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी दीपदान होता है और पुष्कर में भी दीपदान होता है, यहाँ से बहुत उसकी समान मेल खाता है। और यहाँ पे भी देखो ये यहाँ पूरा दीपदान होता है, जब बहुत दीपक वगैरह महिलाएं खूब आती है, महिलाएं ज्यादा आती है। और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ है, कोलायत बीकानेर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ इसलिए कहते हैं कि कुंभ ने पुनर्निर्माण करवाया, श्याम मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति है, विष्णु के बताते विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है। ठीक है, तो ये मंदिर कहाँ है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी दुर्ग के अंदर बना हुआ मंदिर बताते हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बहुत बड़ा है, 50,000 की आबादी रह सकती है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। उसके बाद में लिविंग फोर्ट आता है जैसलमेर वाला सोनारगढ़, वो भी लिविंग फोर्ट के अंदर आता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया इसका। ठीक है, कहते हैं कि म्लेच्छों ने इसका नाश कर दिया था, 8वीं सदी में बनाया था और म्लेच्छों ने इसको तोड़ दिया था, तो इसके बाद में पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया, तो कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना गया। मूल रूप से यह मंदिर सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई गई, तो ये कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना गया। ठीक है, आप ये जो देख पा रहे हो यही है आपका कुंभ श्याम मंदिर। फिर आता है श्रृंगार चौरी मंदिर। अब चौरी का मतलब क्या होता है, कई जना कहे गुरु जी चौरी को मतलब है कि ब्याह वह नहीं जड़े चौरी मांडे फेरा खावे है, वो वह चौरी को मतलब, क्या यही होता है, हाँ यही होता है। और ये कहेंगे वो सही कहेंगे, कुंभा की पुत्र की चौरी यहाँ पे बनाई गई थी, इसीलिए इसको ये श्रृंगार चौरी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। ठीक है, वैसे ये शांतिनाथ जैन मंदिर है, शांतिनाथ जी का जैन मंदिर है। और ये देखो कुंभा की पुत्री के विवाह की चौरी यहाँ थी, इसलिए इसको कहा जाता है श्रृंगार चौरी मंदिर। आपके प्रश्न क्या आएगा, एक तो शांतिनाथ जी का ध्यान रखना, ठीक है, और एक ध्यान रखना कि इसका स्थान कहाँ है, श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए, ये राजपूत जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। क्षत्रिय थे, कुंभा कौन थे, क्षत्रिय थे, और शांतिनाथ जी कौन थे, जैन तीर्थंकर थे। तो ये राजपूत जैन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आगे बढ़े। ओके, देखो साथियों, अब पढ़ते हैं अपन मीरा मंदिर। मीरा मंदिर भी कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की प्रतिमा है। ठीक है, जो इसकी मीराबाई पूजा करती थी। ठीक है ना, और इसके जस्ट सामने संत रैदास की छतरी है। किसकी छतरी है, संत रैदास की। मीरा जी के पहले गुरु कौन थे, जीव गोस्वामी। पहले गुरु कौन थे, जीव गोस्वामी। ठीक है, दूसरे रैदास थे। समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं, कोई समृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। वैसे ये भी कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया। कब, 11वीं सदी के अंदर। निर्माण पूछते हैं तो राजा भोज ने करवाया।
लेकिन पुनर्निर्माण पूछा जाए तो महाराणा मोकल ने करवाया और इसलिए इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, परमार भोज ने करवाया तो जब इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जानते थे, फिर महाराणा मोकल ने इसका निर्माण करवाया है और ये देखो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको मोकल मंदिर भी कहा जाता है। फिर आपको पढ़ना है मातृकुंडिया, ये रासमी पढ़ना है। रासमी तहसील है, रासमी के अंदर आया हुआ है और है कहां, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। अब हरिद्वार क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अस्थियां विसर्जित की जाती है। आदिवासी ज्यादा अस्थियां विसर्जित करते हैं यहाँ पे आसपास के, तो इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। और हरिद्वार कहने क्या कारण है कि हरिद्वार में क्या है, लक्ष्मण झूला है, राम झूला भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लक्ष्मण झूला है, तो यह मतलब देखने में ऐसे लगता है जैसे राजस्थान का ये हरिद्वार ही है, इसलिए। और कई जगह नाम भी साथ में मिलता है, मातृकुंडिया रासमी, राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया रासमी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है, कांकरोली, और कांकरोली कहाँ है, राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद। टायर ट्यूब कारखाना है यहाँ पे प्रसिद्ध और बहुत बार प्रश्न बना है कांकरोली से। ठीक है ना, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का मंदिर है। पुष्टि मार्गीय यानी वल्लभ संप्रदाय, याद है कि भूल गए ट्रिक, शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि, वो वाली ट्रिक है यहाँ। ठीक है ना, अब देखो श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लाए, मथुरा का यूपी के अंदर। अब कई जगह कहते वृंदावन लाया के मथुरा, और बटे ये एक ही बात है, आगे बात है। ठीक है ना, इससे पहले कांकरोली के निकट आसोरिया, आसोरिया है या आसोतिया है, ये वहां के स्थानीय जो विद्यार्थी है वो ही बता सकते हैं कि ये गांव का एग्जैक्ट नाम क्या है, आसोतिया है या आसोरिया है। ठीक है ना, तो आसोरिया गांव में स्थापित किया गया था, पहले इस मूर्ति को आसोरिया गांव में स्थापित किया गया था, बाद में यहाँ पे कांकरोली में किया गया। ठीक, आप ये जो देख पा रहे हो ये इसका बाहरी दृश्य है इस मंदिर का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर, ठीक है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, राजसमंद में है। ठीक है, अब ये नाथद्वारा मंदिर है ना, नाथद्वारा मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, ये सारे के सारे अपन वल्लभ संप्रदाय में इनको पढ़ा था बहुत बढ़िया तरीके से। और जो 1669 वाली घोषणा थी आपके इसकी, एंड कलर पॉकेट औरंगजेब की, औरंगजेब बेटा मंदिर तोड़ने में उस्ताद पड़ता था। ठीक है ना, तो औरंगजेब ने वो घोषणा की, उसके बाद आपको पता है गोविंद और दामोदर और मूर्तियां लेके भागे थे, सिंहाड़ में स्थापित की थी। तो ये वही सिंहाड़ है, और सिंहाड़ बाद में श्रीनाथ जी के, फिर नाथद्वारा का ये मंदिर जो प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी के नाम से जाना गया। ठीक है, महाराणा राज सिंह के समय, औरंगजेब और राज सिंह समकालीन थे। अब तो इतनी जानकारी आपको हो ही गई, राज सिंह अपन ने पढ़ा है पूरा। ठीक है, सिंहाड़ नामक गांव में स्थापित करवाया गया, मूर्ति मथुरा से लाई गई। हगी बात है, बतायो ना, वृंदावन मथुरा। ठीक है, यह वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय कह दो, चाहे पुष्टि मार्गीय कह दो, अब आपके शंका नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। ठीक है, तो यह वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख 7 पीठों में से एक है। इनके मंदिर को क्या कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर क्या कहलाते हैं, हवेली कहलाते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हवेली, इनके मंदिर हवेली कहलाते हैं। फिर यहाँ पे जो भजन कीर्तन संगीत वगैरह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हवेली संगीत। और हवेली संगीत के बारे में प्रश्न ये बनता है कि हवेली संगीत कहाँ की पहचान है, या हवेली संगीत कहाँ किए जाते हैं। तो आपको सीधा सीधा करना है, नाथद्वारा मिल जाए तो नाथद्वारा करना है, नहीं तो राजसमंद मिले तो राजसमंद करना है। इसके अलावा आपने कोई करने की जरूरत कौन है। ठीक है, अब देखो यहाँ की पिछवाइयां बड़ी प्रसिद्ध है। पिछवाई किसे कहते हैं, पीछे यानी क्या होता है, पीछे यानी पीछे, मेरे पीछे क्या है, बोर्ड। ऐसे क्या, ऐसे जब अपने श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे जो कपड़े पर बने हुए चित्र लगाए जाते हैं उसे पिछवाई कहते हैं। अब ये पिछवाइयां जो है ना, कपड़े पर बने हुए चित्र, ये वहां मिलते भी है, वहां जो बाहर दुकानें सजी होती है वहां मिलते भी है। हमने भी वहां से लाए हैं, छोटी सी पिछवाई लाई है, और हमारे घर पे जो ठाकुर जी विराजमान है उनके भी पीछे हमने पिछवाई लगा रखी है। तो ये पिछवाइयां वहां की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, समझ गए, पिछवाई यानी पीछे बनी हुई, कपड़े पर बनी हुई पेंटिंग होती है जो पीछे की तरफ लगती है मूर्ति के, और ये पिछवाई कहलाती है। तो दो चीजें यहाँ की देखो, वैसे तो श्रीनाथ जी तो प्रसिद्ध ही है और इनके बाद में सारे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो बाकी 2 चीजें प्रसिद्ध है उसमें हवेली संगीत और पिछवाइयां, ये
दो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये देखो, ये श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, और ये मोती महल, यहाँ पे भी एक दरवाजा है, और ये श्रीनाथ जी की तस्वीर जो है यहाँ पे सेट कर रखी, बाकी यहाँ पे भी ऐसा का ऐसा एक दरवाजा है, ये भी बाहरी दृश्य है वहां का। ठीक है ना। इसके अलावा अपन को एक और पढ़ना है, नाथ द्वारा का एक और मंदिर है। ठीक है, चार भुजा नाथ का मंदिर, और ये स्पेशली आता है इस गांव का नाम गढ़बोर के अंदर, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, आपको दिख नहीं रहा होगा, चार भुजा नाथ मंदिर लिखा हुआ है। ठीक है, चार भुजा नाथ जी मंदिर। ठीक, इसमें से इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि इसे मेवाड़ का वारीनाथ भी कहा जाता है। हालांकि अभी तक प्रश्न कम बना है, लेकिन अब बनने की संभावना हो सकती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बता दी। तो इसे मेवाड़ का वारीनाथ भी कहा जाता है। यहाँ पे जो प्रतिमा है श्रीनाथ जी की, वो है पांडवों द्वारा पूजी गई प्रतिमा है। ठीक है, पांडव जो है इनकी पूजा करते थे, वो वाली प्रतिमा ही यहाँ स्थापित की गई है। ठीक, होली और देव झुलनी 11 या देव झुलनी एकादशी कह सकते हो आप, एकादशी के दिन यहाँ पे मेला बढ़ता है, बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। गढ़बोर का मेला बहुत प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी का, चार भुजा नाथ जी का ये जो मेला है बहुत प्रसिद्ध है। चार भुजा यानी कि इनके चार हाथ वाली प्रतिमा है, और इसीलिए चार भुजा नाथ मंदिर कहा जाता है। हमारे यहाँ से वैसे ज्यादा दूर नहीं है, पाली राजसमंद पास पास ही है, और यहाँ पे मैं 2-3 बार गया भी हूँ, और ज्यादातर लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं, हमने भी खिंचवाया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ इनके सामने चबूतरा और इस टाइप से वो बना रखी है, वो सारी चीजें, आसपास मार्केट वगैरह है, तो ये चीजें हैं। और यहाँ पतली पतली गलियां हैं, इन पतली पतली गलियों में से यहाँ पे मंदिर में जाना पड़ता है, भीड़ भाड़ बहुत रहती है। तो ये चीजें हैं साथियों, आज भी अपन ने काफी सारे मंदिर पढ़ लिए। अब अपन ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में अपने जितने बचे हुए मंदिर है वो सारे, थोड़ी सी क्लास या तो लंबी हो जाएगी, और ज्यादा लंबी हो रही होगी तो फिर उसको अपन 2 भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो ये अगली क्लास में अपन कोशिश करेंगे इसको पूरा कर दिया जाए। ठीक, इसके अलावा यदि किसी के मन में ये शंका हो कि क्या पता कोर्स समय पर पूरा हो पाए, सर नहीं करवा पाए या करवा पाए, तो देखो शंका का वैसे कोई इलाज नहीं है। यदि मुझे कोर्स पूरा न करवाना होता तो मैं शुरू ही नहीं करता। मैं जिस चीज को शुरू करता हूं, जिस चीज का आगाज करता हूं, उसे अंजाम तक ले जाता हूं। और आप पिछले 1 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, और इस बात का आपको अनुमान अच्छी तरह लग चुका होगा। हाँ, मन में शंका ये रहती है कि सर ने फीस नहीं ली, तो क्या पता सर किसी भी टाइम मना कर दे, हाथ खड़ा कर दे, मेरे कौन वे भैया। ऐसा यदि करना होता, ऐसा तो देखो करने वाला तो फीस लेके भी कर सकता है ना। फीस लेके भी वो कोई संस्था यदि आपका कोर्स पूरा नहीं करवाए तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते, और कुछ होता भी नहीं। तो करने वाला तो फीस लेकर भी कर देता है, और नहीं करने वाला, जिसको कार्य करना होता है ना, जो विद्यार्थियों का दर्द समझता है ना, जो प्रयास करना चाहता है, उसे मैं किसी के तनाव दबाव में या इसलिए क्लासेस थोड़ी देता हूं। मैं देता हूं क्योंकि मेरे अंदर की जो प्रेरणा है वो मुझे क्लास देने के लिए मोटिवेट करती है कि मुझे ये प्रयास करना चाहिए। भाई जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी आते हैं और सभी जाते हैं। ठीक है, और फीस लेकर भी मैं क्लास दे दूंगा आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप हंसते हंसते लेकर देख लोगे, लेकिन कुछ बड़ी बात नहीं है। ऐसी कोई 9 की 13 मैं करने वाला नहीं हूं, सभी करते हैं, मैं भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मजा तो तब है जब वो विद्यार्थी भी पढ़े और स्तरीय क्लास पढ़े, जो उन्हें लगे कि किसी कोचिंग में यदि हम गए होते तो शायद ऐसी क्लास वहां पे देखने को न मिलती, जैसे हम यहाँ पे बिना किसी शुल्क के देख रहे हैं। तो मतलब उद्देश्य वही है कि एक गुणवत्ता युक्त चीज जो बिना किसी कोई बर्डन नहीं किसी के ऊपर, कोई स्वतंत्र, सभी भाई आपको अच्छी लगती है आप देख भी सकते हो, आपको अच्छी नहीं लगती मत देखें। ठीक है, और वैसे अच्छी नहीं लगने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न है। एक तो क्या है कि कोई भी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाता नहीं है। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्या होता है कि उनकी मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी पढ़ा रहा है, तो क्या होता है कि अपनी जो चीजें हैं वो सीधी की सीधी चली जाती है। ठीक है, अब विद्यार्थी क्या होता है, उसे नोट डाउन कर देता है। ठीक, नोट डाउन करने के बाद उसके पास नोट्स बन जाते हैं। अब मान लीजिए आज ये क्लास दे दी, अब वापस मैं दूंगा तो कोई देखे नहीं देखे उसका कोई नहीं है। अब मैं इसलिए करता हूं कि मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए सिलेक्शन। सिलेक्शन विद्यार्थियों का कब होगा, जब उनके पास में नोट्स होंगे और वे उन्हें नियमित अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, मेरे भरोसे भी रहने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लास देख के नोट्स बना लिए, आप अपनी तैयारी अपने स्तर पे बढ़िया तरीके से कर सकते हो। हाँ,
इन नोट्स की और इन क्लासेस की अहमियत आपको तब पता चलेगी जब आप मॉडल पेपर मिलाएंगे, जब आप पेपर देखेंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें सर ने कितनी सही तरीके से बताई और जोर दिया था और ये चीजें तो आई है हकीकत पेपर के अंदर, तब जाके जो है वो आनंद आएगा और वो मजा आएगा और मुझे भी काम करने का आनंद आएगा कि हाँ विद्यार्थी मेरी भावनाएं समझते हैं। और मैं तो वास्तव में करूंगा ऐसे ही, अभी भी बाद में भी। अपनी तो क्लासेस तो ऐसे ही चलेगी। कुछ विद्यार्थी पूछते भी हैं कि सर आपकी क्लासेस जो है ऐप पर कोई अलग चल रही है क्या जिसमें कुछ और स्पेशल? भैया इससे स्पेशल मैं क्या दे सकता हूँ? ऐप पर क्लासेस नहीं है, आपको क्लासेस के लिए ऐप लेना भी नहीं है। हाँ, आप अभ्यास करना चाहते हैं कि ये क्लासेस आ गई और इसके बाद में हम अधिकतम प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि हमारा जो बिल्कुल ही टॉपिक क्लियर हो जाए, तो उसके लिए ही मात्र ऐप बनाया हुआ है जिसमें अभी साइकोलॉजी और अपने राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज भी इसलिए है कि आप लोग जैसे अब ओवरऑल टेस्ट सीरीज का ये वक्त नहीं है, वो एग्जाम के पास होता है जब कोर्स कवर हो जाता है। टॉपिक वाइज इसलिए आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आपने अभ्यास कर लिया पूरा, बस आपके पूरा का पूरा वो टॉपिक क्लियर है, बहुत मजबूत स्थिति हो जाती है। तो इसलिए है क्लासेस के लिए कभी भी ये सोच के मत डाउनलोड करना है ऐप को कि वहां पे क्लासेस मिलेगी। क्लासेस आपको पूरी यूट्यूब पे और प्लेलिस्ट के अंदर ही है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ है जो यही है। बढ़िया देख लो, नोट्स बना लो, सिलेक्शन ले लो, बस। बाकी कुछ भी नहीं, जो मेरे पास है वो आपको दे रहा हूं, बाकी कुछ मेरे पास रखना नहीं है, ठीक है ना। और क्लासेस के लिए कभी वापस पूछना भी मत कि सर क्लासेस कौन से ऐप पे मिलेगी। क्लासेस मेरे कोई ऐप पर नहीं मिलेगी, ऐप पर सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और वो भी मात्र लागत मूल्य के अंदर। और वो भी आपको लगे कि हमें प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करनी चाहिए तभी आप जुड़ना, इसलिए मत जुड़ना कि हम ज्वाइन कर लेते हैं सर ने बताया तो इसलिए नहीं, अपनी जरूरत है और आपको लगे कि हाँ वहां पे गुणवत्ता युक्त चीज मिलेगी या है गुणवत्ता उसके अंदर, तब एक दूसरे को जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनको पूछें पहले कि हाँ सही है या नहीं, गुणवत्ता है या नहीं। भाई पूछताछ के ठोक बजा के कोई भी चीज लेते हैं ना, तो वहां पे भी पूरी पूछताछ करके उसके बाद में कि हाँ वास्तव में जो हम जो मूल्य दे रहे हैं उससे बढ़कर चीज है, तब तो ज्वाइन करनी चाहिए। यदि लगे हम जो मूल्य दे रहे हैं उससे बढ़कर चीज नहीं है, सिर्फ उस मूल्य की है, तब भी मैं तो कहता हूं ज्वाइन मत करना। अपने तो बिल्कुल ही वो है ही नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपन ज्वाइन करवाए, नहीं। बस एक उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अच्छी तैयारी करवाया जाए, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करवाया जाए कि अंतिम पंक्ति में बैठा भी जो विद्यार्थी है ना उस तक भी शिक्षा पहुंचे। देखो एक बात याद आ रही है, विद्यार्थी कहते हैं कि सर आईफोन और एप्पल के लिए आपने क्यों नहीं शुरू किया ऐप? हमारे एप्पल आई स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे ऐप मिलता नहीं है आपका। देखो मेरे दिमाग में जो चीज थी, डेवलपर से मैंने यही कहा था कि एंड्रॉइड फोन के लिए होनी चाहिए, अपने कंप्यूटर में चले नहीं चले कोई मतलब नहीं है। और एप्पल वाले तो मैंने कहा है यार मेरी तो क्लासेस निःशुल्क है, एप्पल वाले थोड़ी देखते होंगे, एप्पल वाले तो कोई महंगी कोचिंग की क्लासेस लेते होंगे, और मैंने तो मतलब ऐसे ही चला रखी है, जो मेरे विद्यार्थी जोड़ रखे हैं, मैं फीस लेता नहीं हूँ। तो नॉर्मल विद्यार्थी भी है और होंगे भाई कोई ऐसे भी होंगे जिनके पास में एप्पल के फोन होंगे, वो भी होंगे, लेकिन एप्पल वालों को ध्यान में रख के बनाया ही नहीं, अपने एंड्रॉइड वालों को ध्यान में रख के ही बनाया। और एप्पल वालों का अभी भी अपडेशन कोई चल रहा नहीं है। आपके पास में घर पे कोई एंड्रॉइड का फोन हो तो उसके अंदर आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हो, एप्पल वाला सिस्टम अभी नहीं है। वैसे ही मेरा इसमें बहुत खर्चा हो चुका है, तो अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि इसको अपडेट करवाया जाए, और जब होगा तब बता दूंगा। पर मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने ये मतलब मेरे को पता है कि एंड्रॉइड वाले यूजर ही होते हैं, वो यार जिसके पास एप्पल की फोन है वो मेरी निःशुल्क क्लासेस क्यों देखेगा, तो इसलिए मैंने इसको ये रखवाया ही नहीं। लेकिन अब पता चला कि वो स्टूडेंट भी है जो देख रहे हैं, तो आगे इसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। आप भी चिंता न करें, आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं था कि एप्पल वाले विद्यार्थी भी जुड़े हुए। मेरे खुद के पास एप्पल नहीं है लेकिन विद्यार्थियों के पास है। चलिए अच्छा है, जो भी है। मैं तो कुल मिला के ये चाहता हूं कि हर विद्यार्थी जो लायक है, जो योग्य है, जो मेहनती है, जो पूरे समर्पण के साथ तैयारी करता है, योग्य विद्यार्थी है, उसको जॉब जरूर मिलनी चाहिए, उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे ही अपन प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।